अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 12 करना है। इसमें हमने मज़ीद कुछ वायरिंग स्कीम्स और फिज़िकल टोपोलॉजीज़ और उनके आपस में जो रिलेशन होता है इन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले एक और वायरिंग स्कीम आपको बताई कि पहले हमने थिन ईथरनेट और थिक ईथरनेट को पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो ये 10 बेस T एक और वायरिंग स्कीम है। इसमें 10 बेस T इसको इस वजह से बोलते हैं कि इसकी बेस स्पीड जो थी शुरू में वो 10 MB थी, और टी इसमें इस वजह से लिखा हुआ क्योंकि इसमें ट्विस्टेड पेयर यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है बस। ओके, अच्छा, इसमें होता यह है कि इट रिप्लेसेस AUI केबल विद ट्विस्टेड पेयर केबल एंड थिक कोएक्स केबल विद हब। मतलब जो 10 बेस T जो वायरिंग स्कीम है ना, इसमें नेटवर्क में कुछ चेंजेस आती हैं, और चेंजेस ये आती हैं कि सबसे पहले तो ये जो AUI केबल थी, AUI केबल वो थी जो आपके सिस्टम से निकल के आपके NIC से निकल के आपकी थिक कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट हो रही थी, मतलब ठीक है। तो उसको इसने रिप्लेस कर दिया ट्विस्टेड पेयर केबल, मतलब AUI की जगह ट्विस्टेड पेयर केबल आ गई। और जो थिक कोएक्सियल केबल थी जो मोटी, अगर हम पिछले लेक्चर में जाएं यहाँ पे ये वाली जो केबल थी, ये वाली, इसको रिप्लेस कर दिया उसने एक हब से, मतलब उसमें इसकी जगह पे हब आ गई। ओके, अच्छा, तो ये इसकी मतलब बेसिक वो शेप है और फंक्शनैलिटी है। अच्छा, हब्स होती क्या है? हब्स को वैसे शायद 601 में एक्सप्लेन किया है इन्होंने, तो आई थिंक ये भी उसी का टॉपिक है। खैर, तो दे आर यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन विद मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लेक्सिंग को हमने देखा था कि जब हमारे पास शेयर्ड मीडियम होता है और हमारे पास कंप्यूटर ज़्यादा होते हैं, तो हम एक डिवाइस को यूज़ करके, एक मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके उन सारी डिवाइसेस को उस एक कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स उसकी स्कीम थी कि कैसे उन्होंने यूज़ करना है, ये वो हमने सारा देखा था। तो एक्सटेंशन के लिए यूज़ होता है कनेक्शन की, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। देर समटाइम्स कॉल्ड इथरनेट इन अ बॉक्स, के इस हब जो डिवाइस है इसको इथरनेट इन अ बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो MCQs में अगर वो पूछता है कि इथरनेट इन अ बॉक्स क्या चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हब्स होती हैं। अच्छा, it is effectively a very short Ethernet with a very long AUI cable. It can be connected into larger Ethernet. कहता है कि जो आपका हब है ना, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक छोटा सा इथरनेट इन इटसेल्फ एक नेटवर्क है, ठीक है। और इससे बहुत जो है लेंथी जो है AUI केबल्स निकल रही हैं, ठीक है। तो ये अगर हम आपको देखें तो ये फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क है, शॉर्ट इथरनेट है, और ये जो सारी केबल इससे निकल रही हैं, ठीक है, जो कि हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, जो कि हमने AUI केबल की को रिप्लेस करके लगाई थी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एनालॉजी बता रहा है आपको याद रखने के लिए, कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे हब जो है वो एक शॉर्ट इथरनेट है, छोटा इथरनेट नेटवर्क है, जिसकी AUI केबल्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। ओके, अच्छा, अब कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में वो कहता है कि कैसे इथरनेट वायरिंग और इनकी कैसे रिलेशन क्या होता है। ऑल वायरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ आइडेंटिकल इथरनेट स्पेसिफिकेशन के, जो भी जितनी भी वायरिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, ठीक है, वो सेम टाइप की इथरनेट की स्पेसिफिकेशन यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल उनका फ्रेम फॉर्मेट सेम होगा, ठीक है। उनमें सेम CSMA CD एल्गोरिथम्स यूज़ होंगे, ठीक है। दे कैन मिक्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी इन एन इथरनेट के ऐसा भी हो सकता है कि वो डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो मिक्स भी हो जाएं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आइडेंटिकल जो स्पेसिफिकेशन होती हैं, सारी वायरिंग स्कीम्स जो होती हैं वो आइडेंटिकल स्पेसिफिकेशन यूज़ करती हैं। ओके, अब जो आपका NIC होता है, कैन प्रोवाइड ऑल थ्री कनेक्शन टेक्नोलॉजी, द प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग वायरिंग टेक्नोलॉजीज। कहते हैं जो आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है ना, उसको नहीं पता कि आपका नेटवर्क जो है वो 10 बेस T है या थिक नेट है या थिन नेट है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। तो इस वजह से जो आपका NIC होता है, जो कार्ड होता है, उसमें 3 टाइप के कनेक्शन के लिए पोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे ये आपका NIC है, तो इसमें ये जो है RJ45 कनेक्टर जो ये 10 बेस T के लिए होता है, ठीक है। और AUI कनेक्टर होता है थिक नेट के लिए, और BNC कनेक्टर होता है थिन नेट के लिए। मतलब इसमें तीनों पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिस टाइप का भी आप नेटवर्क है आपका, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट वायरिंग स्कीम का। सबसे पहले वो बात करता है कि जिन वायरिंग स्कीम्स में ट्रांसीवर सेपरेट होता है, ट्रांसीवर सेपरेट कौन से वायरिंग स्कीम में होता है? थिक नेट में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेपरेट ट्रांसीवर अलाउज कंप्यूटर्स टू बी पावर्ड ऑफ और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क विदाउट डिस्टर्बिंग अदर कम्युनिकेशन। मतलब कि जिस नेटवर्क में सेपरेट ट्रांसीवर यूज़ हो ना हर कंप्यूटर के साथ, तो उसका फ़ायदा यह है कि अगर आप एक कंप्यूटर को ऑफ करते हो तो उससे सारा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब नहीं होता। ट्रांसीवर में भी लोकेटेड इन एन इनकन्वीनियंट प्लेस, सो फाइनली मेल फंक्शन ट्रांसीवर कैन बी हार्ड। ये इन्होंने टाइपो पता नहीं क्यों किया हुआ है, इस बात की मुझे खुद नहीं समझ लगी कि ये क्या लिखना चाह रहे थे यहाँ से, सो फाइनली से लेकर। लेकिन बहरहाल इस बात का जो ये पूरी दूसरी लाइन है, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि वो आपका जो एक ट्रांसीवर है वो किसी ऐसी फिजिकल की ऐसी जगह पे लोकेटेड है, ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि उसको फिर चेंज करना है या उसमें कोई मसला आ गया उसको फिक्स करना है तो मुश्किल हो जाएगा। ओके,
इन अदर केसेस थिन कोएक्स केबल टेक्स मिनिमम के ऑफ केबल, जो थिन जो आपका नेटवर्क था, थिन नेट था, ठीक है, उसमें सबसे कम केबल यूज़ होती है। डिसकनेक्टिंग वन कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब एंटायर नेटवर्क के, लेकिन इसका नुकसान यही है कि जो अगर एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट करेंगे तो सारा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब होगा। ओके, जो हब वायरिंग सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक्स है, अच्छा ये हब वायरिंग जो आपकी 10/T है ना, ये एक हब बेस समझ लें, आपके हब बेस नेटवर्क है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक तो काम ये करता है कि सेंट्रलाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक्स को और कनेक्शन को, ठीक है, कि आपके पास एक सेंट्रल हब होती है, उसमें अगर कहीं भी नेटवर्क में मसला आता है तो आपको पता है कि ठीक है कहाँ पे हब पड़ी हुई है, उसको कैसे फिक्स करना है। ओके, इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट आपकी ईजी हो जाती है। उसके बाद ये कहता है कि जो आपका 10/T है ये एक हब बेस्ड नेटवर्क है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट कॉस्ट भी इसी की होती है, तो इस वजह से यार ये पॉपुलर भी है। ओके, टोपोलॉजीज़ एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी फ़िज़िकल टोपोलॉजी होती है ना, वो आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब जिसने एग्जांपल किया कि जो आपका 10/T नेटवर्क है ना टोपोलॉजी, वो है तो एक बस, ठीक है, लेकिन उसकी जो वायरिंग टोपोलॉजी है वो एक स्टार की तरह है। आपका 10/T नेटवर्क जो नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से उसकी टोपोलॉजी बनती है ना, वो एक बस बनती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो वायरिंग टोपोलॉजी है, मतलब उसको फिजिकली जैसे वायर किया जाता है ना, तो हमें पता है कि स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होती है, तो इस वजह से मतलब ये फंक्शनली काम एक बस की तरह करता है, लेकिन इसकी जो वायरिंग टोपोलॉजी है वो स्टार की तरह होती है। ओके, अब जो टोकन रिंग नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसकी टोपोलॉजी तो रिंग है, नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से हमने देखा था कि रिंग में कंप्यूटर पड़े थे, याद है टोकन वाला जो नेटवर्क था पिछले लेक्चर में शायद, तो लेकिन उसकी जो वायरिंग टोपोलॉजी है वो एक स्टार है। मतलब वायरिंग टोपोलॉजी का मतलब ये है कि उसमें भी एक सेंट्रल हब होगा कहीं पे और उससे फिर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। बताने की कोशिश ये कर रहा है कि हो सकता है कि आपका नेटवर्क लॉजिकली एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है कि हमारी ये टोपोलॉजी है, ठीक है, जैसे रिंग नेटवर्क रिंग टोपोलॉजी डिफाइन करता है, लेकिन उसको जब हम वायर करते हैं तो वो एक स्टार टोपोलॉजी में उसको वायर करते हैं। तो बेसिकली कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल और फिजिकल टोपोलॉजी जो है वो इनमें डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए और इनका फ़र्क हमें पता होना चाहिए। ओके, तो कहता है कि टोपोलॉजी इज़ लॉजिकल स्टार और इट इज़ फिजिकल, कि हमें पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी है वो टोपोलॉजी जो है या एक नेटवर्क जो है वो क्या लॉजिकली स्टार है या फिर फिजिकली स्टार है। ओके, इसकी एग्जांपल मैं आपको एंड पे दूंगा अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो तो। फिल्टरिंग इनकमिंग फ्रेम्स, अच्छा ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मॉनिटर था एक, तो कि वो क्या करता था, फिल्टर्स को फ्रेम्स को फिल्टर करता था, ठीक है, डिस्प्ले कर सकता है फ्रेम एक दो कंप्यूटर से आने वाले फ्रेम्स को, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप के फ्रेम्स को काउंट कर सकता है, उसके अलावा फ़िल्टर कर सकता है किसी भी वैल्यू के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि हमें, जैसे आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो तो जब आपको रिज़ल्ट मिलता है तो उसमें फ़िल्टर्स होते हैं ऊपर, ऑल इमेजेस, वीडियोस, ब्लॉग्स, बुक्स, इस तरीके से। तो आप अगर फॉर एग्जांपल इमेजेस पे क्लिक करते हो तो आपको जस्ट उस आपकी सर्च से रिलेटेड इमेजेस मिलती हैं, तो ये इस तरीके से फ़िल्टर होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मतलब नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपका नेटवर्क एनालाइज़र है, ये हमने पीछे भी देखा था कि इसको नेटवर्क मॉनिटर भी कहते हैं। एक कंप्यूटर होता है जो कि ये सारे काम जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे करता है, जिसको पिछले भी लेक्चर में पढ़ा था, इस वजह से दोबारा से इसको इतना रिपीट नहीं करते। ओके, अब वायरिंग स्कीम्स के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया है। सबसे पहला जो है रिलायबिलिटी की बात करता है, कहता है कि वायरिंग दैट यूजेस ट्रांसीवर फॉर ईच कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क इफ ट्रांसीवर केबल इज, ठीक है, ये एक फ़ायदा तो ये हो गया कि अगर किसी नेटवर्क में थिक नेट में, या आपको पता होना चाहिए कि थिक नेट में ट्रांसीवर हर कनेक्शन के लिए, हर कंप्यूटर के लिए सेपरेट होता है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर एक ट्रांसीवर डिस्कनेक्ट होता है तो सारा नेटवर्क ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या था कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। वहीं पे अगर केबल कट अकरिंग इन हब वायरिंग ओनली अफेक्ट्स वन कंप्यूटर के, जो हब नेटवर्क है उसमें भी कुछ इसी तरीके से चीज़ होती है कि अगर एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट होता है तो सारा नेटवर्क जो है वो डिसरप्ट नहीं होता। अच्छा, कॉस्ट इश्यूज़ की बात करता है कि ट्विस्टेड पेयर इथरनेट इज़ द चीपेस्ट। ओके, ये जो 10/T है ना, इथरनेट इज़ द चीपेस्ट वायरिंग दैट मेक्स इट सोपर्ट, कि ये सबसे सस्ता है क्योंकि इसमें वायर सबसे कम यूज़ होती है, तो इस वजह से मशहूर भी है। थिक नेट इज़ मोस्ट कॉस्टली, ठीक है, जो थिक नेट है वो सबसे महंगा है क्योंकि उसमें एक तो केबल भी ज़्यादा लगती है और हर जो कंप्यूटर है उसके साथ ट्रांसीवर भी अलग से लगता है, ठीक है, और इसको नो लॉन्गर यूज़, मतलब ये अब आजकल के दौर में यूज़ भी नहीं होता। ओके, तो ये तीन आपके नेटवर्क दिखाए हुए हैं, अगर इनको आप गौर से देखें तो आपको देख ही पता चल जाता है कि ये जो थिक नेट है इसमें सबसे ज़्यादा वायर यूज़ हो रही है, थिन नेट में सबसे कम होती है, और 10/T जो है ये थोड़ा सा बैलेंस है, इसमें वायर तो थिन नेट से ज़्यादा यूज़ होती है लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल भी है। ओके,
अच्छा, टोपोलॉजी पैराडॉक्स ये फिर से उसी बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि द मेन फीचर ऑफ ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट इज दैट इट फॉर्म्स अ क्लासिक स्टार टोपोलॉजी हाउ एवर फंक्शंस लाइक ए बस। कि जो आपका ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट है ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये है, तो इसमें सेंट्रल हब है यहाँ पे और सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो लगता तो ये कि ये शायद ये स्टार टोपोलॉजी में है, लेकिन इसकी जो है ये फिजिकल टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, इसकी जो फंक्शनिंग है वो बस की तरह होती है। बेसिकली आप समझ लें कि यहाँ पे जो हब लगी हुई है ना, ठीक है, बस इन्होंने वायर की जगह, फॉर एग्जांपल हमारी जो बस टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से थी कि ये एक वायर है और इस तरीके से फिर इससे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। तो ये जो सेंटर वाली वायर थी ना, इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दी, एक हब लगा दी, बस, और कुछ भी नहीं हुआ चेंज। तो मतलब इसकी फंक्शनैलिटी उसी तरीके से सारी, बस यह है कि अब वायर की जगह पे वो डिवाइस लग गई है बस। तो वही बात कर रहा है, ओके। तो कहता है कि 10 बेस T जो आपका नेटवर्क है, इसको समटाइम्स हम क्या कहते हैं, स्टार शेप्ड बस भी कहा जाता है, ओके। फिर उसी बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि जो लॉजिकल टोपोलॉजी और फिजिकल टोपोलॉजी दो डिफरेंट चीज़ होती हैं, ठीक है। लॉजिकल टोपोलॉजी वो होती है जो कि आपकी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक नेटवर्क टेक्नोलॉजी डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल हमारा 10 बेस T कौन सी डिफाइन करता है, स्टार टोपोलॉजी डिफाइन करता है, ठीक है। और फिजिकल टोपोलॉजी होती है जो आपकी वायरिंग स्कीम जो है वो डिफाइन करती है। तो अगर इस 10 बेस T में हम देखें तो नेटवर्क के परस्पेक्टिव से ये एक स्टार टोपोलॉजी में है और वायरिंग स्कीम के परस्पेक्टिव से ये एक बस की फॉर्म में है, ओके। तो यहाँ पे फिर उन्होंने वही बताया कि NIC जो होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें तीनों के लिए कनेक्शन की वो मौजूद होती है, ओके। अच्छा, अब ये आपका जो इथरनेट है इसके बारे में ये कहता है कि आपका ये जो पहले बनाया गया तो इसकी स्पीड थी 10 Mbps, ठीक है। अब जो 10 बेस T यूज़ हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसकी स्पीड है 100 Mbps, ठीक है। तो ये जो 100 बेस T टेक्नोलॉजी, जो 100 बेस T ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर 100 बेस T आपका नेटवर्क है, उसमें कोई 10 MB वाला भी बेचारा आ गया तो उसको भी कनेक्शन, वो भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको फिर ये होगा कि उसको स्पीड जो है वो निगोशिएट करनी पड़ेगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क था 100 MB वाला, ठीक है। अब उसमें कोई यूज़र है पुराना, उसकी स्पीड थी 10 MB, ठीक है। तो जब वो उसका NIC नेटवर्क से बात करेगा ना, तो नेटवर्क बताएगा कि मेरी मैक्सिमम स्पीड है 100 Mbps और जो NIC है वो बताएगा कि मैं तो सिर्फ 10 MB एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो फिर नेटवर्क कहेगा ठीक है कि आपके साथ जो मेरी स्पीड होगी ना वो 10 MB होगी, इस तरीके से। और इस प्रोसेस को फिर ऑटो निगोशिएटिंग या निगोशिएशन भी बोलते हैं, ओके। वायर्स की कैटेगरीज के बारे में ये बात करते हुए पहले कहता है कि जो भी आप केबल यूज़ कर रहे हो ना, उसकी कुछ ये चीज़ें जो है मैच करनी चाहिए। सबसे पहले कहता है कि उसका जो डाटा रेट है, ठीक है, वो उतना होना चाहिए जो हमें एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखना होता है कि जो डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है। उसके अलावा जो जहाँ पे हम नेटवर्क बना रहे हैं वहाँ पे EM नॉइस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, जो मतलब आपकी, अगर ये एक वायर है, इससे अगर करंट गुजर रहा है ना, इसके आसपास कोई आप मोटर चलाते हो फॉर एग्जांपल, तो इसके फिर यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन जाती है और ये फिर सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती है। तो इस वजह से कि इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना होता है कि कितनी हमारी EM नॉइस कितनी है। और फिर एंटीसिपेटेड फीचर न्यूड्स के हमें एक अंदाज़ा रखना चाहिए कि फ्यूचर में हो सकता है हमें कंप्यूटर को और ज़्यादा ऐड करने पड़ जाए, नेटवर्क को एक्सपेंड करना पड़े, तो उस हिसाब से। और फिर ओवरऑल इसकी कॉस्ट कितनी होती है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आपने कौन सी वायर यूज़ करनी है, ओके। ये तो सारी हमारी जो है वो एक शर्तें आ गई और इसके बाद इसने एक्चुअल में वायर्स की कैटेगरीज बताई हैं। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी जहाँ पे उन्होंने बताई हैं। ये जो कैटेगरी 3 की केबल है ना, तो इसका नाम इस तरीके से लिखा जाता है कैट 3, कुछ इस तरीके से कैट और -3, और बाकी भी जो है इसी तरीके से कैट 4 कैट 5 इस तरीके से सारी इनको लिखा इस तरीके से जाता है मतलब। तो इसकी यहाँ पे उसने बैंडविड्थ बताई है। बैंडविड्थ आप फिलहाल के लिए स्पीड समझ लें, लेकिन ये डिफरेंट होती है। एक तो डिफरेंस ये होता है कि ये मेगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है और आपकी जो वैसे ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो मेगाबिट्स में या किलोबिट्स में, या उसमें मतलब बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है और ये हर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। खैर, तो यहाँ पे इसने इसकी दूसरे कॉलम में बैंडविड्थ बताई है और तीसरे कॉलम में इनका यह है कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, कौन सी कितनी पुरानी है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले के बारे में ये कहता है कि ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। लो स्पीड नेटवर्क्स में यूज़ होती है, जैसे आपके एनालॉग फ़ोन से पुराने वायर वाले, तो उनमें ये कैट 3 की केबल यूज़ होती थी। फिर इस तरीके से जो कैट 7 की केबल है, ठीक है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है और ये फीचर है
में कहता है कि फ्यूचर यूज़ के लिए है, ठीक है, और पॉसिबली 10 गीगाबाइट के हो सकता है फ्यूचर में। अब ये अगेन मैंने आपको शायद पहले लेक्चर में, ये दूसरे में कभी बताया था कि ये हैंडआउट्स जब बने होंगे ना, तो ये उन्होंने तब के हिसाब से मतलब पॉसिबली लिखा होगा। अब तो इससे शायद बहुत तेज़ नेटवर्क आ चुके होंगे। खैर, अच्छा, अब वायरिंग स्कीम्स के बारे में ये फिर से अगेन वही बात कर रहा है कि आपकी जो है कि ये वायरिंग स्कीम लिमिटेड नहीं होती है आपकी इथरनेट टेक्नोलॉजी से, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है 10BST के लिए वो क्या है, एक स्टार शेप्ड है, ठीक है, लेकिन उसकी वायरिंग स्कीम कौन सी होती है, उसकी वायरिंग स्कीम बस में होती है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि जो है डिफरेंट हो सकती हैं दो चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल कहता है कि लोकल टॉक जो आपका नेटवर्क है वो यूजेज हब्स को यूज़ करता है, लेकिन फंक्शन लाइक बस, मतलब एक बस नेटवर्क की तरह फंक्शन करता है, यूज़ हब को करता है लेकिन फंक्शन एक बस की तरह करता है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजीज जो है ना उनमें अगर कंफ्यूजिंग नहीं है तो कन्फ्यूजन नहीं है तो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, इस तरीके से IBM का जो टोकन रिंग नेटवर्क है, ठीक है, वो भी हब्स को यूज़ करता है लेकिन सिमुलेट करता है और वर्क करता है एक रिंग नेटवर्क की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी अगर आपको फिजिकल लॉजिकल का डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपके पास 3 फ़ोन्स थे और पहले का एक का वेट था 200 ग्राम्स, दूसरे का 180 और तीसरे का 120, ठीक है। तो आपने उनको ऊपर नीचे स्टैक कर दिया वेट के हिसाब से, या उनकी होगी फिजिकल समझ लें वायरिंग स्कीम होगी, ठीक है। अब आपने लॉजिकली कहा कि जो फास्ट फ़ोन होगा ना वो ऊपर आएगा। तो अब ये 180 ग्राम वाला, चूँकि इसकी रैम 4 GB थी, ठीक है, तो ये लॉजिकली तो टॉप पे पड़ा हुआ है लेकिन फिजिकली ये 200 वाले के नीचे पड़ा हुआ है। तो मतलब फिजिकल और लॉजिक में इस तरीके से डिफरेंस हो सकता है। बस इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है, एंड दैट्स इट।